कि हमारे इस 27वें सेशन जो कि कल 15/9 का था उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा दूसरा सेशन भी आएगा जो कि आपको रात को लगभग 10 बजे के आसपास मिलेगा, जिसमें हम राजस्थान जियोग्राफी के सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर कल से हम राजस्थान जियोग्राफी के सेशंस शुरू करेंगे। तो जो कि अभी कंटेम्प्रेरी जो एग्ज़ामिनेशन अभी जो चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अदर एग्ज़ामिनेशन जो भी है, तो उन सभी में भी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो राजस्थान जियोग्राफी के सेशंस को आप ज़रूर अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा। तो ये वर्ड हिस्ट्री का हमारा आज का आखिरी सेशन है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में हमारा शब्द युग्म और वन वर्ड सब्सटीट्यूट चल रहा है, और वर्ड हिस्ट्री में हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर जो टॉपिक चल रहा था, तो उसको आज हम पूरा करेंगे। चैनल का संक्षिप्त परिचय, यदि आप लोग नए हैं तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्नों पर चलते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को सूचीबद्ध करना है हमें। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों परिणामों को सूचीबद्ध करना है। फिर तीसरे प्रश्न में हमें शीत युद्ध को परिभाषित करना है। तो पहला प्रश्न है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों को सूचीबद्ध करना है। तो हम इसमें चूँकि हमें पहला और दूसरा प्रश्न 100 शब्दों में है और तीसरा 15 शब्द में है, तो पहले में हम थोड़ा परिचय देने का प्रयास करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत विश्व शांति के प्रयत्न ही अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बन गए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व राष्ट्रसंघ की असफलता, 1929 से 1934 तक हुई वैश्विक आर्थिक मंदी, फासीवादी व नाजीवादी विचारधाराओं के प्रभाव के कारणों में ही द्वितीय विश्व युद्ध की पटकथा रची गई। द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कारणों को सूचीबद्ध करना है, जिसमें हमने पहले लिखा है वर्साय की संधि की कठोर व अपमानजनक शर्तें। फिर उसके बाद है अधिनायकवाद का उदय। इसमें हम जर्मनी में हिटलर का उदय जबकि इटली में मुसोलिनी के उदय के बारे में बताएंगे। फिर राष्ट्रसंघ की निर्बलता इसके लिए उत्तरदायी रही। साथ ही साम्राज्यवादी भावनाएं जो थी वो प्रबल होती जा रही थी, वो भी इसके लिए उत्तरदायी रही। निशस्त्रीकरण की असफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध के एक कारण के रूप में देखी जाती है। साथ ही तुष्टीकरण की नीति जो कि ब्रिटेन ने फ्रांस के अगेंस्ट और जर्मनी ने अन्य देशों के अगेंस्ट, इसी तरह सभी देश एक तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना रहे थे। अगला है अल्पसंख्यकों में असंतोष था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट जो कि 1929 से 1934 तक चला, उसके कारण भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हमें देखने को मिला। फिर विश्व जो है दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक था रोम, बर्लिन, टोक्यो। रोम जो कि इटली, जबकि बर्लिन से हम जर्मनी को समझते हैं, साथ ही टोक्यो से हम जापान को समझते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर एक धुरी बनाई और इनके बनाम मित्र राष्ट्र की धुरी, जिसमें तमाम जो रूस, अमेरिका, ये सब देश आते हैं। फिर तात्कालिक कारण था कि हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अचानक आक्रमण कर दिया, तो इस कारण से भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो ये हमने डिस्कस किए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। अगला हमारा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रभावों व परिणामों को हमें सूचीबद्ध करना है। तो इसमें हमने लिखा है कि लगभग 6 वर्षों तक चला द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सर्वाधिक क्रूर, भयानक और विनाशकारी युद्ध था। इसका विश्व के राजनीतिक एवं भौगोलिक परिवेश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव व परिणाम हमने यहाँ पे लिखे हैं कि परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। इससे अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहर पर परमाणु हमला किया गया, जो कि क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को हुआ। इससे विश्व में परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। साथ ही दो विचारधाराओं में विभाजित विश्व, तो साम्यवाद और लोकतंत्रवाद की दो प्रमुख विचारधाराओं में विभाजित विश्व हमें देखने को मिले। साथ ही जर्मनी का 2 भागों में विभाजन हुआ, बर्लिन की दीवार बना दी गई, और जर्मनी जो कि 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ। 1945 से लेकर 1990 तक जर्मनी में 2 भागों में विभाजित रहा। एक तरफ लोकतंत्रवाद था जबकि दूसरी तरफ साम्यवाद था। तो इस तरह से जर्मनी का दो भागों में विभाजन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय भावनाओं की निर्बलता भी हमें देखने को मिली, क्योंकि इस समय राष्ट्रभक्ति का स्थान जो है वो अब विचारधारा भक्ति ने ले लिया था। लोग अपने राष्ट्र की भक्ति की बजाय
अपने अपने अधिनायकवादी नेता की विचारधारा की भक्ति ज़्यादा करने लगे थे, यानी कि नाजीवाद, फांसीवाद, इन लोगों की, इन तत्वों की भक्ति ज़्यादा जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रभाव के रूप में देखी जा सकती है। साथ ही राष्ट्रीय भावना की निर्बलता हमें देखने को मिली। राष्ट्र ये हमने पढ़ा। उसके बाद अगला है सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना पर बल मिला। तो सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना पर हमें बल देखने को मिला। ऐसा एक साम्राज्य देखने को मिला जिसमें सारा जो शक्ति का एकीकरण है वो एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। अगला है यूरोपीय प्रभुत्व, एक ही व्यक्ति में या एक ही संगठन में सारी शक्ति का एक ही जगह होना सर्वसत्तावादी शासन कहलाया। तत्पश्चात हमने यूरोपीय प्रभुत्व का अंत देखा। यूएसए और यूएसएसआर के उत्थान के कारण यूरोप के जो राष्ट्र थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और लगातार युद्धों के कारण इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे मजबूत देश भी एक तरह से कमज़ोर होने लगे। फिर शीत युद्ध का आरंभ भी हमें देखने को मिला। यूएसए और यूएसएसआर के बीच परस्पर जो वैचारिक मतभेद थे और जो प्रतिस्पर्धा थी वो अंततः शीत युद्ध का परिणाम हुई। फिर अगले प्रभाव के रूप में हम देखें तो गुट निरपेक्षता की नीति का उत्थान हमें देखने को मिला। भारत जैसे अन्य जो नए स्वतंत्र हुए देश थे, उन देशों ने एक तरह से गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। हम इसके बारे में भी अलग से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे कि किस तरह से नेहरू जी और युगोस्लाविया के नेता आदि ने मिलकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और जो कि एक नई तरह की नीति थी अपने आप में। फिर हमने प्रभाव के रूप में पढ़ा कि एशिया व अफ्रीका का जागरण एवं नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हमें देखने को मिला। भारत जैसे देश 1945 के बाद के जो विश्व में जो आयाम बदले थे, उन्हीं से हमें स्वतंत्रता की जो एक लॉ जो है वो जगती दिखाई दी। हालांकि भारत में तो काफ़ी पुराने 1857 से ही हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन कई अन्य देश भी थे जहाँ पे 1945 के बाद इन विचारों में तेज़ी आई। भारत में भी इन विचारों के बाद में 1945 के बाद में तेज़ी देखने को मिली। तो एशिया व अफ्रीका का जागरण व नए स्वतंत्र राज्यों का उदय होना भी इसके प्रभाव और परिणाम में गिना जाता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो राष्ट्र संघ जो पहले बना उसकी असफलता और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होना। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही सभी देशों ने मिलकर एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो एक प्रावधान रखा, जो एक विचार रखा और जो कि हम आज भी देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में हमारे पास एक मजबूत संस्था है जो विश्व के तमाम जो परस्पर विवाद हैं उनको निपटने में कुछ हद तक सक्षम है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध को हमें परिभाषित करना है 15 शब्दों में। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में दो महाशक्तियों, पहली संयुक्त राज्य अमेरिका व दूसरी सोवियत रूस के बीच में प्रतिस्पर्धा, तनाव और वैमनस्य की भावनाएं बढ़ी। परिणाम स्वरूप परस्पर आरोप प्रत्यारोप विरोधी राजनीतिक प्रचार हुए और यही विरोध जो राजनीतिक प्रचार हुए इन्हें ही इस अप्रत्यक्ष युद्ध को ही शीत युद्ध कहा गया। यानी बिना किसी हथियार या किसी खून खराबे के जो युद्ध लड़ा गया, वैचारिक युद्ध था ये एक अपने आप में, तो ये शीत युद्ध कहलाया। अब हम चलते हैं हमारे हिंदी के सेशंस में, जिसमें हमने 139 तक शब्द युग्म डिस्कस किए थे। अब हम 194 पे चल रहे हैं। प्रत्युपकार और प्रत्यपकार। प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले उपकार और प्रत्यपकार अपकार के बदले अपकार, बुरे के बदले बुरा और अच्छे के बदले अच्छा। फिर परिवर्तन और प्रवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव, प्रवर्तन यानी आगे लाना। प्रदीप प्रतीप। प्रदीप यानी दीपक और प्रतीप यानी उल्टा। प्रकर, प्रकार और प्राकार। प्रकर यानी समूह, प्रकार यानी ढंग और प्राकार यानी परकोटा। फिर है प्रहर, प्रहार और परिहार। प्रहर यानी पहर, प्रहार यानी हमला या चोट और परिहार यानी त्याग। फिर है प्रांजल और प्रांजलि। प्रांजल का अर्थ होता है सरल और सुबोध से, जबकि प्रांजलि का अर्थ है जो हाथ जोड़े हुए हो उसे प्रांजलि कहा जाता है। फिर है फन और फण। फन यानी गुण
और फण यानी सांप का फैला हुआ मुंह। फनकार हम पढ़ते हैं, लोक कलाकार जिनको फनकार भी बोलते हैं, तो वो उनके गुण के कारण उनको फनकार बोलते हैं, जबकि फण हम आम भाषा में जानते हैं सांप का जो फैला हुआ मुंह है उसे फण बोलते हैं। फिर है बली और बली। बली यानी बलवान और बली यानी न्योछावर या भेंट। फिर है वारिस और वारिश। वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी, जबकि वारिश का अर्थ है समुद्र। फिर है बदन और वदन। बदन यानी शरीर और वदन यानी मुंह। फिर है बाण और बाण। बाण यानी किसी चीज़ की आदत होना और बाण यानी तीर। तो ये हमने शब्द योग पढ़े। अब हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में। तो अ विक्ट्री गेंड एट टू ग्रेट एन एक्सपेंस, यानी बहुत खर्चे के साथ कोई विजय प्राप्त करना, जिसको बोलते हैं पायरिक, PYRRHIC, नाशकारी विजय जिसको हम बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ पर्टिकुलर अबाउट करेक्टनेस इन द यूज़ ऑफ वुड्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शुद्धतावादी हो उसको बोलते हैं प्योरिस्ट। फिर है मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस फादर, दैट इज़ कॉल्ड एज पेट्रीसाइड, यानी पितृहंता, अपने पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। उसके बाद में वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों के बारे में निराशावादी विचार रखता हो, दैट इज़ कॉल्ड एज पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट, निराशावादी। अगला है वन हु डज गुड टू हिज फेलो बींग्स, यानी ऐसा जो लोगों के प्रति उपकार की भावना रखता हो, लोक उपकारी हो, उसे हम बोलेंगे PHILANTHROP, फिलेंथ्रोप। फिर है नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, यानी एक समय में एक से अधिक पत्नी होना, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीगैमी, बहुविवाह। फिर है द प्रैक्टिस ऑफ विमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीएंड्री, बहुपतित्व। पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इस्लाम में पॉलीगैमी जो है वो अलाउड है, यानी बहुविवाह अलाउड है, लेकिन पॉलीएंड्री किसी भी धर्म में, जो हमारे भारत में प्रचलित धर्म है उनमें पॉलीएंड्री किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है, यानी बहुपतित्व अलाउड नहीं है, बहुपत्नित्व जो है वो इस्लाम में अलाउड है। तो ये हमने देखा इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आज 10 बजे हमारा जियोग्राफी का एक सेशन आएगा, राजस्थान जियोग्राफी हम कल से शुरू कर रहे हैं, तो उसके हम सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारे जो ऑथेंटिक सोर्स हम उसमें यूज़ करेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर कल से हम राजस्थान जियोग्राफी को शुरू से बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए थैंक यू।